वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए एक नए सिरे से नए जोश से फिर से टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमारी एग्ज़ाम क्वेश्चन आउट के कारण कैंसिल कर दी गई है। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें एक नई जोश ऊर्जा के साथ तैयारी में लग जाना चाहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो नई बुक मार्केट में आई है बीपीएससी 67वीं पीटी के लिए, इससे टेस्ट लगाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए क्योंकि दोस्तों कंटेंट तैयार करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका प्रमाण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है। तो दोस्तों वैदिक कालीन सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम है गंडक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो दोस्तों चुनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मेके ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो दोस्तों बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रावर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। तो दोस्तों ब्रावर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले थे आजीवक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो दोस्तों वह सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों वह सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के आरंभिक काल में न तो अपने सुल्तान के पद के लिए खलीफा से स्वीकृति ली और न ही अपने सिक्कों पर किसी खलीफा का नाम ही अंकित करवाया और न ही खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़वाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है दोस्तों, यह एक 4 मंजिली संरचना है, जो कि कथन दोस्तों गलत दिया गया है। अगला कथन है, यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरी की गई थी। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमें गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन ए गलत है,
यह एक 4 मंजिली संरचना है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया, जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनाया था, परंतु 1370 ईस्वी में बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई तथा चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल बनवा दी, जिससे कुतुब मीनार 5 मंजिल की हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो दोस्तों, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य था मुल्ला याज़दी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, वह कंपनी थी लीवेंट कंपनी, जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इसकी स्थापना 1592 ईस्वी में मुख्यतः ओटोमन तुर्की साम्राज्य से व्यापार करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो दोस्तों, वह संधि थी बेसिन की संधि। बेसिन की संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे। बेसिन की संधि दोस्तों 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? तो दोस्तों, इस षड्यंत्र में भाग लिया था मीर जाफर तथा अमीन चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन था भू राजस्व। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो दोस्तों, सर्वाधिक संख्या थी अवश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता था सुरेंद्र शाही। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? तो दोस्तों, इसे कहने वाले व्यक्ति थे गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का नेता था? तो दोस्तों, प्रार्थना समाज का नेता था आरजी भंडारकर। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान 1867 में यहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक
डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। आरजी भंडारकर इसके अन्य प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना नहीं गया था। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए, क्योंकि उनके नाम पर जब सहमति बनी थी तब वे अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लंदन चले गए थे, जबकि अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट दोस्तों 1917 में हुए कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आचार्य जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, जो कि 1912 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों RN माधवलकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो दोस्तों यह आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो दोस्तों काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, जो 1916 में किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका था? तो दोस्तों यह संपन्न हुआ था जिन्ना एवं तिलक की संयुक्त प्रयासों से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो दोस्तों वह घटना थी जलियांवाला बाग का नरसंहार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? पहला कथन है दोस्तों तीनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन है, तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में तिनकठिया प्रथा, सत्याग्रह, सत्य की उत्पत्ति और अफ्रीका से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का विवरण तो मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी जमुना दास ठाकुर दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एमएन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी के अनुयायियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को तो दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को लीग ने अस्वीकार किया था तथा कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रांची शहर स्थित है? तो दोस्तों रांची शहर स्थित है झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है वह है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में आता है, जबकि कामेट, बंदरपूछ तथा दूनागिरी यह तीनों पर्वत दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगा, पहले हो जाएगा झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, तब फिर सतलज। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा और तापी के बीच निम्न में से कौन सी पर्वतमाला पानी का विभाजन करती है नदियों में? तो दोस्तों वह पर्वतमाला है सतपुड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? तो दोस्तों चिल्का झील स्थित है उत्तरी सरकार तट पर। कृष्णा नदी के डेल्टा से महानदी तक के भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। चिल्का झील
इसी तट पर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? तो दोस्तों वह बादल का नाम है पछाब मेघ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? तो दोस्तों दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिक्रमण। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते रहने से पृथ्वी के स्थान सूर्य के सामने आते व हटते रहते हैं, जिससे दिन रात का क्रम बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऊंचा वक्ष दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो दोस्तों ऊंचा वक्ष दिखाने का सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों लगान का विनियमन, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। दूसरा है अवधि की सुरक्षा, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। तीसरा है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो दोस्तों जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ, जबकि नाम्बिया के साथ, अंगोला के साथ तथा तंजानिया के साथ जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपने बनावट के आधार पर शेष 3 से अलग है मूल का? तो दोस्तों वह चट्टान है संगमरमर। संगमरमर चट्टान अपने बनावट के आधार पर शेष 3 से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है अधिकेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो दोस्तों वह जलडमरू मध्य है डोवर जलडमरू मध्य, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न शुरू हुआ नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1 फरवरी 1928 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष करों यानी कि डायरेक्ट टैक्स पर वर्ष 2002 में डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिशों में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? पहला है संपत्ति कर की समाप्ति, ये दोस्तों सही दिया गया है। अगला है विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1.20 लाख रुपए तक बढ़ाना,
जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1.5 लाख रुपए तक बढ़ाना है, न कि 1.20 लाख तक। अगला है मानक कटौती को हटाना, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है सूचीबद्ध इक्विटी पर होने वाले लाभांश तथा पूंजी लाभ पर कर में छूट, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों वह वाद था बेरुबारी वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तथापि केशवानंद भारती वाद में पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया। बम्बई मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, जनगणना जो कि केंद्र सूची में आता है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो कि राज्य सूची में आती है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो कि समवर्ती सूची का विषय है। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, अपशिष्ट विषय जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35, जिसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 में दिया गया है दोस्तों वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिया गया है दोस्तों अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में दिया गया है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से। अनुच्छेद 14 में दिया गया है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। अनुच्छेद 15 में दिया गया है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध
केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। अनुच्छेद 16 में दिया गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? तो दोस्तों पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में तथा अनुच्छेद 51A एवं मूल कर्तव्यों में प्रावधान पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो दोस्तों संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यात्मक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यात्मक के रूप में किया जाता है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार समिति गठित की गई थी। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार समिति गठित की गई थी तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो दोस्तों वह क्षेत्र है संविधान के संशोधन के विषय में। राज्यसभा तथा लोकसभा को संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के विषय में समान अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो दोस्तों ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो दोस्तों मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार है आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है, भारत सरकार कोष पत्र यानी कि ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि नाबार्ड, सिडबी तथा राज्य सहकारी बैंक यह तीनों दोस्तों शीर्ष संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ की गई थी? तो दोस्तों लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी 1971 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति क्या है? तो दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि पायरोमीटर से अधिक उस तापमान का मापन किया जाता है। यह उन स्थान पर प्रयोग होता है जहां पहुंचना एवं छूना संभव ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों आँख के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो दोस्तों अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न देखते हैं, हिग्स बोसन कण का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों हिग्स बोसन कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती है? तो दोस्तों चांदी नहीं होती है जड़वंत चांदी में। जड़वंत चांदी में दोस्तों होता है निकेल, तांबा एवं जस्ता, जबकि हॉर्न चांदी में तथा रूबी चांदी में तथा ल्यूनर चांदी में, यह तीनों में दोस्तों चांदी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है?
तो दोस्तों वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा 50% से अधिक होती है? तो दोस्तों तांबे की मात्रा 50% से अधिक होती है पीतल में, कांसा में तथा गन मेटल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। पीतल में दोस्तों 68 से लेकर 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता पाया जाता है, जबकि कांसा में 88% तांबा तथा 12% टीन पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में दोस्तों तांबा 50% होता है, जबकि गन मेटल में 88% तांबा और 10% टीन तथा 2% जिंक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों वह तत्व का नाम है सिलिकॉन, जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथुनोप्रांत नर को मार देती है? तो दोस्तों वह जीव है मकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए में नहीं पाया जाता है यूरेसिल। यूरेसिल दोस्तों आरएनए में पाया जाता है, जबकि ग्वानिन, एडेनिन तथा थाइमिन यह तीनों दोस्तों डीएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो दोस्तों एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन परिघटना पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रुग्णता में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो दोस्तों वह रेडियो तत्व है रेडियो सोडियम, जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फीरोमोन्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों फीरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो दोस्तों हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हृदय कब आराम करता है? तो दोस्तों हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो दोस्तों बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट को कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह अस्थि मज्जा में बनता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों इसमें जीवाणु जनित रोग हो जाएगा टेटनस, जबकि हर्पीज, चेचक तथा पोलियो यह तीनों दोस्तों वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोनोमिक्स के बारे में कौन से निम्नलिखित में से कथन सही हैं? तो दोस्तों बायोनोमिक्स के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर 2 और 3। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो दोस्तों वह कीटनाशक का नाम है DDT, जिसका प्रयोग कम किया जाने लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो दोस्तों जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है हुंगुल या कश्मीरी स्टेक से। दाचीग्राम स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना बिहार, जहां रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, गया जिले में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? तो दोस्तों गया जिले में देव स्थान पर छठ पर्व के अवसर पर मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो दोस्तों बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, AN सिन्हा तथा जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों वह शहर है कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? तो दोस्तों बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए तथा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इन सभी के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुराने बिहार की कितने % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो दोस्तों पुराने बिहार की 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो दोस्तों 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो दोस्तों वह थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में जिलों के व्यवस्थित क्रम को पहचानिए। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में जिलों की व्यवस्थित क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा दोस्तों पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली, तब सारण। अगला प्रश्न देखते हैं, केसरिया सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया चंपारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कुल उपलब्ध कृषि भूमि का कितना % सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बिहार में कुल उपलब्ध कृषि भूमि का 57% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से दिया गया है। जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 114 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 115 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 117 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 118 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 119 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। आंसर होगा दोस्तों 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 120 का आंसर होगा दोस्तों 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 121 का आंसर होगा दोस्तों 121 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई।
122 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। तो दोस्तों वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 9.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है? तो दोस्तों सूडान देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो दोस्तों सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए शिजियान 21 उपग्रह का सफलपूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों वह देश है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वह दो देश है भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन देश के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? तो दोस्तों वह नागरिक हैं रूस देश के। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो दोस्तों वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा सऊदी अरब ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो दोस्तों वह क्रिकेट एसोसिएशन है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, जिसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बर्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो दोस्तों गुजरात राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बर्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला राज्य
वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वह तिथि है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को दोस्तों विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़े मामले सामने आए हैं? तो दोस्तों अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नवंबर 2021 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों यह प्रस्तावित है गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका, जिसने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान है 106वां स्थान, जबकि फ्रांस दोस्तों शीर्ष स्थान पर है और दूसरा स्थान बेल्जियम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जर्मन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एडिडास ने दीपिका पादुकोण जी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है गरुड़। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत की कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का कितना % है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का 1.2% है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों वह राष्ट्रपति हैं तुर्की देश के। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों वह संबंधित थी
अभिनय क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह डायरेक्टर का नाम है इम्तियाज़ अली, जिसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है? तो दोस्तों वह देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान है 40वां स्थान। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने ATD 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है पावर ग्रिड, जो कि ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। पावर ग्रिड एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। थैंक यू।